अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। आज इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे SIR और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव की। हम संसद में राजनीतिक टकराव पर बात करेंगे। देखेंगे राहुल गांधी का बिहार प्लान, देखेंगे CBN, अमिताभ और चुनाव आयोग के बीच टकराव, जानेंगे कैसे जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ी और बुलेटिन के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने इस खबर में क्या देखा। लेकिन दिन भर की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हम देश के हर नागरिक के रक्षक हैं। जांच एजेंसियों के वकीलों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने RLD का रुख अपनाया। छत्रप सीट पर चुनाव से पहले भाजपा ने RLD में तलवार खींची। RLD ने मंत्री को हटाने की मांग की। कांग्रेस का बड़ा आरोप, वोटर पंजीकरण में नाम शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने झूठी शिकायत दर्ज की। शेयर बाजार में गिरावट, 368 अंक गिरकर सेंसेक्स 80,245 पर बंद। 43 अंक गिरकर निफ्टी 24,480 पर बंद। अब दिन भर की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता पंजीकरण की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR चल रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव को लेकर तीखी टिप्पणी की। चुनाव को नियम और कानून के मुताबिक बताया। बिहार में SIR की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ में हुई। सुनवाई में चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे गए। 9 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसे 15 लोगों के नाम सामने आए जो जीवित हैं लेकिन चुनाव आयोग ने उनके नाम हटा दिए तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। इस पर कार्यकर्ता योगेंद्र यादव 17 लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने 2 लोगों को पेश किया और कहा, ये जीवित लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग मृत मान रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील हैरान रह गए। 36 लाख लोगों के नाम हटाने के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मेरा नाम वोटर सूची में हो। जो व्यक्ति मेरे नाम पर आपत्ति कर रहा है उसे साबित करना होगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। 1967 में कहा गया था कि मतदाता की नागरिकता साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि व्यक्तिगत मतदाता की। सिब्बल की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता जहां 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर शक हो। सिंघवी ने कहा, सभी राज्यों में न्याय समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि असम में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू हो और बिहार में तरह तरह का अन्याय हो। सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा है तो हम यहीं बैठे हैं। अदालत ने साफ किया कि जिनके नाम 2003 की वोटर सूची में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। उनके बच्चों को भी दस्तावेज नहीं देने होंगे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। संसद में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। संसद में इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव हो रहा है। संसद सत्र के 17वें दिन विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भी एक बार फिर सरकार को चुनौती दी। संसद में खूब हंगामा और तीखी बहस हुई। विपक्ष ने SIR और वोट चोरी के आरोपों पर तुरंत चर्चा की मांग की। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष में जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, पिक्चर अभी बाकी है। विपक्ष का दावा है कि सरकार इस अहम मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा, हम SIR पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार चर्चा से बच रही है। विपक्ष चाहता है कि सदन चले, लेकिन भाजपा सरकार चलने नहीं दे रही। यह वोट चोरी वाली सरकार है। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। अध्यक्ष ने कहा, यह समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समिति की समय सीमा सर्दियों के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी गई। इस बीच सरकार ने लोकसभा में भारत 2025 विधेयक पारित कर दिया। संसद का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। अब नजरें हैं 18वें दिन के सत्र पर। सभी की निगाहें इस पर हैं कि संसद में आगे क्या होता है। इसी बीच नजरें हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे का ऐलान कर NDA सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान राहुल बिहार की कई सीटों का दौरा कर जनता से संपर्क करेंगे। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपने सबसे बड़े वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे NDA सरकार की नींद उड़ गई है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य विधानसभा की 50 सीटों पर महागठबंधन के लिए माहौल बनाना है।
यह यात्रा बिहार के 23 जिलों को कवर करेगी, जिसमें 2020 के चुनाव में महागठबंधन की जीती 23 सीटें और कांग्रेस की 8 सीटें शामिल हैं। जैसे ही राहुल के दौरे की तारीख घोषित हुई, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। जनवरी 2024 में राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं। सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। इन इलाकों में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई थी। अब 50 सीटों पर फोकस इसी रणनीति का विस्तार है। राहुल की यात्रा का मुख्य एजेंडा चुनाव में मतदाता सत्यापन और वोट चोरी के आरोप उठाना है, जिससे सीधे चुनाव आयोग और एनडीए पर सवाल उठते हैं। राहुल ने एनडीए सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है, तो चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बंगाल सरकार पहले से ही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही थी। अब उसने चुनाव आयोग के फैसले को मानने से भी इनकार कर दिया है। तो आखिर चुनाव आयोग का वो निर्देश क्या था जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बीच खबर आई है कि कुछ मतदाताओं की सूची उलट-पलट हो गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार से सख्त कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए कि 12 अगस्त तक 5 अधिकारियों पर कार्रवाई करें। इनमें 4 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने 2 अधिकारियों को चुनावी काम से जरूर हटा दिया है, लेकिन उन्हें निलंबित करने से इनकार कर दिया। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने भी चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित किया और कहा कि ईमानदार अधिकारियों को कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के निर्देशों की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग का इस्तेमाल राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों को निलंबित नहीं करेंगी। अभी बंगाल में आचार संहिता लागू नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। गौरतलब है कि 5 अगस्त को चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को निलंबित किया था। इनमें 2 गैर सरकारी अधिकारी पश्चिम बंगाल के और 2 सहायक गैर सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इन पर दक्षिण 24 परगना, बारुईपुर, पूर्वी मिदनापुर और मयना विधानसभा क्षेत्रों में अवैध सुझाव देने का आरोप है। चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बीच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा भी मुश्किलों में फंस गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उनके महाभियोग की प्रक्रिया ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अध्यक्ष ने समिति गठन की भी घोषणा की, जिससे न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। तो पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नकद पारिश्रमिक के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी खुद ओम बिड़ला ने लोकसभा में दी। सदन को बताया कि उन्हें 146 सांसदों के हस्ताक्षरों वाला एक प्रस्ताव मिला है। इन सांसदों में रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। स्पीकर ने बताया कि इस प्रस्ताव में न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्पीकर ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक वकील शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य के नाम शामिल हैं। यह समिति न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी। दरअसल 14 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से मिले जले हुए आभूषण के मामले से यह जुड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत किसी भी जज को पद से हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी है। अब इस मामले में आगे के नियम तय किए जाएंगे। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और उसकी स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर है, जो मामले की दिशा तय करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा की मुश्किलें बढ़ रही हैं और माहौल में तनाव भी है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार संकेत दे रहे हैं कि राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच दूरी बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के बीच उनका दिल्ली दौरा, फिर गृह मंत्री से बंद कमरे में मुलाकात इन खबरों को और ताकत दे रहा है। और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे माना जा रहा है कि राज्य सरकार में सब ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि शिंदे खुद और अपने मंत्रियों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। एक बार फिर एकनाथ शिंदे अपनी ही सरकार से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। उन्हें 12 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कयासों को तब और बल मिला जब उनके करीबी मंत्री भरत गोगावले भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। एक तरफ कहा जा रहा है कि शिंदे की नाराजगी का कारण खुद और उनके मंत्रियों को नजरअंदाज किया जाना है। दूसरी तरफ गोगावले की नाराजगी के बारे में कहा जा रहा है कि वे इस बात से खफा हैं कि उन्हें रायगढ़ जिले का पालक मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इस जिले में अभी तक पालक मंत्री की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से एनसीपी की अदिति तटकरे का नाम आगे बढ़ाया गया था। कहा जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की अटकलों को बल मिला हो। इससे पहले जब शिंदे दिल्ली आए थे तब उनकी शाह से मुलाकात को भी इसी नजर से देखा गया था। उनकी नाराजगी का एक और कारण यह बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे की तुलना में अजित पवार गुट की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं। हालांकि इस पर शिंदे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? क्या महायुति टूटने वाली है? क्या एनडीए में तनातनी है? इस बीच दिल्ली के वाहन मालिकों की चिंता कम होती दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में 1.5 दशक पुराने वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या है और कैसे सभी वाहन मालिकों को इससे राहत मिली, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इन वाहनों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की अपील के बाद आया है, जिसमें सरकार ने कोर्ट से ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था। यह आदेश CJIBR गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस M.V. अंजारिया की बेंच ने दिया। इस फैसले से उन हजारों वाहन मालिकों को राहत मिली है जो आर्थिक कारणों से अपने पुराने वाहन नहीं बदल पा रहे थे और लगातार इस डर में थे कि उनके वाहन जब्त हो सकते हैं। कोर्ट के इस कदम से साफ हो गया है कि पुराने वाहनों के मुद्दे पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार व होगी ही। कोर्ट इस पर मिलकर चर्चा करेंगे। यह मुद्दा दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उठाया था। कोर्ट ने सरकार से इस फैसले पर 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। साल 2014 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। फरवरी 2024 में दिल्ली सरकार ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और करीब 62 लाख पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसका कड़ा विरोध हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह नया आदेश जारी किया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख रहता है। बुलेटिन के अंत में देखते हैं कि मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या कहा। भारत में 2000 से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने वहां मारे गए पत्रकारों पर हमला किया है। उन्होंने हत्यारों पर भी हमला किया है। और फिर भारत में इजरायली राजदूत ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को अपना आतंकवाद बंद करना चाहिए। यह वही देश है जहां एक भूखी मां अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने गई तो उसके भूखे बच्चों के सामने ही मां को गोली मार दी गई। वहां इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं।